नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केनेसेस्ट में मोदी का भव्य स्वागत, भारत इजरायल दोस्ती और गाजा शांति पर जोर। नेतन्याहू ने बताया एशिया का शेर, पारंपरिक भारतीय पोशाक पहनकर किया सरप्राइज। सीमांचल दौरे पर पूर्णिया पहुंचे अमित शाह, किशनगंज में हाई लेवल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। भारत नेपाल सीमा सुरक्षा, ड्रग्स तस्करी और फेक करेंसी पर सख्ती के निर्देश। जस्टिस वर्मा मामले में जांच समिति में बदलाव, नई 3 सदस्यीय कमेटी 6 मार्च से सक्रिय। अनिल अंबानी दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंचे, फेमा जांच में पूछताछ के लिए तलब। एमवीए की बैठक संपन्न, महायुति बजट सत्र की रणनीति पर मंथन। बजट सत्र को लेकर एमवीए रणनीति तैयार, दोनों सदन की कार्यवाही पर चर्चा। 2 दिवसीय इजरायल दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केनेसेस्ट में जोरदार स्वागत हुआ, जहां मोदी के नारों के बीच उन्होंने भारत इजरायल की गहरी मित्रता को दोहराते हुए कहा कि दोनों देश हर कठिन समय में साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने गाजा शांति पहल को भी क्षेत्र में न्यायपूर्ण और अस्थायी शांति की दिशा में अहम कदम बताया। इस अवसर पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मोदी को भाई जैसा मित्र और एशिया का शेर बताया। दौरे के दौरान दोनों नेताओं ने यरूशलेम में टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया, जहां एआई, क्वांटम, हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी और कृषि क्षेत्रों में नवाचार निवेश सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिंदी में ट्वीट किया, हमारे साथ डिनर से पहले मैंने अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को पारंपरिक भारतीय पोशाक पहनकर सरप्राइज दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने सीमांचल दौरे के तहत पूर्णिया पहुंचे, जहां उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने किशनगंज में भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की, जो सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के निर्माण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। बैठक में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा, मादक पदार्थों की तस्करी और नकली मुद्रा पर रोक लगाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। यह दौरा सीमांचल क्षेत्र में सुरक्षा और विकास संबंधी रणनीति को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कथित कैश कांड और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही समिति में बदलाव किया है। 6 मार्च से सक्रिय होने वाली नई 3 सदस्यीय कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य भी शामिल है। यह मामला पिछले साल मार्च में दिल्ली स्थित सरकारी आवास से जली हुई नकदी मिलने से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद सियासी हलचल और भी तेज हो गई थी। जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया था और अब पुनर्गठित कमेटी पूरे मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उद्योगपति अनिल अंबानी आज दिल्ली स्थित इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्हें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के तहत चल रही जांच के सिलसिले में तलब किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक यह समन कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन और वित्तीय लेन देन से जुड़े मामलों के जांच के तहत जारी किया गया है। ईडी इस मामले में उनके वित्तीय ट्रांजैक्शन के विभिन्न पहलुओं की भी जाँच कर रही है। गुजरात के सूरत शहर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूरत के हजीरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एमएनएस कंपनी में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब बड़ी संख्या में कारीगरों ने अचानक हड़ताल कर दी। काम के घंटों में कटौती के फैसले के विरोध में मजदूरों ने कंपनी परिसर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित राजपूत। बताया जा रहा है कि सूरत शहर से जो खबर सामने आ रही है, वहां के हजीरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एमएनएस कंपनी में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब बड़ी संख्या में कामगारों ने अचानक हड़ताल कर दी। काम के घंटों में कटौती के फैसले के विरोध में मजदूरों ने कंपनी परिसर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित राजपूत।
जी अमित जी, जब बड़ी संख्या में कामगारों ने जोरदार प्रदर्शन किया, हड़ताल पर उतरे, उसका क्या कारण है? मजदूरों की मांगे क्या है? क्यों ये प्रदर्शन हो रहा है? जी बिल्कुल प्रिया जी, आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं हजीरा क्षेत्र के एमएनएस कंपनी में, जहां पर आप सीधी तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि भारी मात्रा में जो यहाँ के वर्कर्स हैं वो जी गेट पर आकर मौजूद हो गए। पूरी कंपनी बंद कर दी है। इन वर्करों ने तकरीबन 6,000 वर्कर्स इस कंपनी में काम करते हैं और वर्करों ने पूर्ण रूप से हड़ताल कर दी है। तो इस वक्त यहाँ पे जो वर्कर्स मौजूद है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे हड़ताल किया जा रहा है, उन सारी चीजों की जानकारी लेंगे। आपका नाम? बिहार होने वाला हूँ। कल्याण कुमार जी, क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है? तो ये 12 घंटे का ड्यूटी है, हम लोग को मिलता है 8 घंटे के लिए, चलिए मिलता है। हम लोग आगे ड्यूटी चाहिए हम लोग को, और प्लस में हम लोग को ओटी भी चाहिए। रूल ये है कि हमको गाड़ी खड़ा के दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा है, पानी के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, सर्दी जुकाम सब चीज होने लगा है। सही बराबर नहीं रहा है। और जी बिल्कुल, यहाँ पे ये सारी तकलीफें और भी लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? दीपक जी, क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या क्या मांगे हैं, और अगर ये मांग नहीं स्वीकारी गई तो आगे क्या प्रदर्शन किया जाएगा? और जो हमारी 7 तारीख तक मैक्सिमम 20 से 25 तक 2 महीना लोग हैं, हम लोग और हम लोग जो मान्यता पूरा करने के लिए हो जाएगा तो कंपनी अपने हिसाब से हमसे काम है। हम लोग काम से हटने वाले नहीं है। हम लोग काम करेंगे और किसी भी काम का लोचा नहीं होगा, और सेफ्टी का फॉलो भी करेंगे और सेफ्टी सुरक्षा से काम करेंगे। हम लोग का यहाँ नुकसान पहुंचाने के तौर पे नहीं है, और बस हम लोग अमित जी, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, आप एक जगह खड़े होकर दे दीजिए लाइव। अमित जी। जी जी बिल्कुल जी, क्या वे सिर्फ काम के घंटे बहाल करने की बात कर रहे हैं, या फिर उनकी कोई और भी मांगे हैं, जैसे वेतन या फिर कुछ और भी मांगे हैं उनकी? जी बिल्कुल, यहाँ तो फिलहाल जो मौजूदा मांगे हैं, मुख्य मांगों में उनकी जो काम करने की अवधि है उसको घटाने की बात की जा रही है। 10 घंटे 12 घंटे उनसे काम लिया जा रहा है, उसकी जगह उनकी मांग है कि उनकी 8 घंटे की नौकरी कर दी जाए, और प्लस 26 दिन का जो वेतन उनको दिया जा रहा है, 26 दिन का उनको वेतन मिले, जो भी ओवर टाइम कराया जाता है उसका पगार मिले। लेकिन यहाँ के जो ठेकेदार है वो कहीं ना कहीं उनके जो पैसों में कटौती करते हैं, जिसकी वजह से आज 4,000 जितने वर्कर्स है वो आज रास्ते पर उतर आए हैं। और फिलहाल की मौजूदा परिस्थिति मैंने आपको दिखाई कि पूरा जो एमएनएस कंपनी है उसको पूरी तरह से हड़ताल के रूप में बंद कर दिया गया है। कोई भी वर्कर काम करने को राजी नहीं है। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक कोई भी वर्कर यहाँ पर काम करने नहीं जाएगा अंदर। जी जी, कंपनी की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, अभी कंपनी की तरफ से किसी भी तरह की औपचारिक रूप से किसी भी बयान को सामने नहीं लाया गया है, या उनके किसी भी तरह से उसका संपर्क नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी है वो भी सत्य दायरे में आती है कि इतनी बड़ी संख्या में जब वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बावजूद कंपनी के जो लोग हैं वो इनकी मदद के लिए नहीं पहुंच रहे, तो इसके लिए इन्हें काफी रोज भी देखने को मिल रहा है। जी अमित जी, पुलिस और प्रशासन की क्या भूमिका है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, इनके प्रोटेस्ट को यहाँ पर जो पूरी सड़कें थी हजीरा के औद्योगिक क्षेत्र की, वो पूरी सड़कें जाम कर दी गई थी, और बाद में जब पुलिस प्रशासन आया, मैं आपको पुलिस प्रशासन की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पे वो बंदोबस्त में यहाँ उतर आया है, जो भी आला अफसर है वो भी यहाँ मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट कहीं गंभीर रूप न ले ले, उन सारी चीजों को लेकर जो प्रोटेस्ट है वो कर रहे हैं, लेकिन अन्य लोगों को इसमें दिक्कत का सामना ना करना पड़े, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन है वो यहाँ मुस्तैद है। जो भी ट्रैफिक जाम यहाँ पर किया गया था, चक्का जाम पूरा किया गया था, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ पे तकरीबन 50 से ज्यादा तो ट्रकें थे वो यहाँ पर जाम कर दी गई थी, और अंत में पुलिस प्रशासन आने के बाद ये रास्ता खुला किया गया। और उनका कहना है कि आपको जो भी प्रोटेस्ट करना है कंपनी के बाहर करिए, रास्ते को जाम मत करिए, जिससे अन्य लोगों को असुविधा का सामना करना पड़े। जी अमित जी, इस हड़ताल का स्थानीय उद्योग में कितना प्रभाव पड़ सकता है, क्या जानकारी?
जी बिल्कुल, स्थानीय की बात की जाए तो काफी भारी मात्रा में औद्योगिक क्षेत्र में इसका नुकसान सहना, क्योंकि एमएनएस जो कंपनी है बड़े पैमाने पर की कंपनी है, बड़े औद्योगिक क्षेत्र में उनका नाम आता है। जब ये 6,000 वर्कर्स, जैसे 4,000 वर्कर्स का प्रोटेस्ट पर उतर आए तो कंपनी में काफी सारा जो घाटा है वो भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि वर्कर्स काम नहीं करेंगे, सारी चीजें बंद हो जाएगी, मशीनें भी बंद हो जाएगी, तो इन सारी चीजों को लेकर कंपनी पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर मुंबई से। महायुति सरकार के बजट सत्र से पहले महाविकास अघाड़ी की अहम बैठक में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे समेत गठबंधन के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया है। बैठक में 6 मार्च को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा पेश किए जाने वाले बजट को लेकर रणनीति तय की गई है और सरकार को किन मुद्दों पर घेरना है, इस पर मंथन भी हुआ है। जनता से जुड़े सवालों को सदन में उठाने, विपक्ष की भूमिका मजबूत करने और आपसी संबंध बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। अब नजर इस बात पर है कि बजट सत्र में महाविकास अघाड़ी किस संयुक्त रणनीति के साथ सदन में उतरती है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार के कथित प्लेन क्रैश मामले में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। इस मामले में उनके भतीजे और एनसीपी विधायक रोहित पवार बारामती तालुका पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज कराने पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने अजित पवार के समर्थन में नारे लगाए। रोहित पवार ने पहले मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में डीजीसीए और वीसीआर कंपनी के खिलाफ शिकायत दी थी, जिसे आगे की जाँच के लिए सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया है। उल्लासनगर के शांति नगर में शिंदे गुट के पूर्व नगर सेवक के बेटे पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में युवक को बेल्ट से पीटा जा रहा है। वीडियो के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया है और लोग निष्पक्ष जांच व सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है और बताया जा रहा है कि उल्लासनगर के शांति नगर में शिंदे गुट के पूर्व नगर सेवक के बेटे पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, सोशल मीडिया पर यह वायरल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कल्याण के कोलसेवाड़ी इलाके में 17 साल की एक 12वीं क्लास की छात्रा ने एग्जाम के डर से सुसाइड कर लिया। उसने अपने माता पिता के लिए एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें कहा, मम्मी पापा मेरे जाने के बाद मुझे परेशान मत करना। छात्रा एक जाने माने कॉलेज में कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ रही थी और अपने 12वीं के एग्जाम में फेल होने के डर से मानसिक दबाव में थी। इस घटना ने एग्जाम के दौरान छात्रों पर पड़ने वाले मानसिक तनाव पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कोलसेवाड़ी पुलिस ने इस मामले में एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाने के लिए सुसाइड का कारण केवल एग्जाम का डर था या कोई अन्य पर्सनल वजह भी शामिल थी। बिहार के सीतामढ़ी पुनौरा थाना के पमरा पुल के समीप भाजपा नेता और पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष देवेंद्र शाह के भाई मुखिया पति सुरेंद्र शाह को अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। बताया जा रहा है घायल शख्स सुरेंद्र शाह अपने घर मनियारी लौट रहे थे कि पूर्व घात लगाए अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया जाएगा। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और मामले की जांच में जुट गई है। कारण तो कैसे कहेंगे कि 3 लोग था, ये कंफर्म है, मोटरसाइकिल से था। अब किसकी साजिश है थोड़ा देर में स्पष्ट होगा। ये होता है तो ये बड़ी घटना है। जब हम लोग को परिवार के आदमी सुरक्षित नहीं रह सकता है तो जिला में कौन सुरक्षित रहेगा। 2-3 फायर किया है, लेकिन ये बहुत ही मेहनती है, संघर्षशील है, बचपन से ही मेहनत ही करता है, लोगों के बीच रहता है, तो अपना ही थोड़ा बचाव किया है, नहीं तो उसको सीना में लगता। जैसे हमको बताया गया है कि पूरा सीना टारगेट था। तो यही है कि हम लोगों को जब परिवार के आदमी सुरक्षित नहीं रहेगा तो जिला में कौन विधायक का सांसद। बुलेटिन में अगली खबर गया जी से। अखिल भारतीय यादव महासभा के बैनर तले यादव जी की लव स्टोरी फिल्म का शहर में व्यापक विरोध हुआ है। गांधी मैदान से जिलाधिकारी कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए समाज ने ज्ञापन सौंपा और फिल्म के खिलाफ नारेबाजी की। मुखदेव यादव और सुनील यादव ने कहा कि फिल्म समाज की नारी और जाति को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और इसे किसी भी हाल में रिलीज नहीं होने देंगे। उन्होंने फिल्म पर पूर्ण बैन लगाने की मांग की है और चेतावनी दी कि यदि रिलीज हुई तो प्रदर्शन और सिनेमा हॉल का नामो निशान मिटा दिया जाएगा।
यूपी के श्रावस्ती से बड़ी खबर। हरदत्त नगर गिरंट क्षेत्र के बढ़ियानपुरवा गांव में 23 वर्षीय विवाहिता लक्ष्मी पत्नी राजू सिंह संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। परिजनों ने इसे दहेज हत्या करार दिया है और न्याय की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि लक्ष्मी के साथ पहले मारपीट की गई और फिर शव को फांसी पर लटका दिया गया। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर तुरंत पहुंचे और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह स्पष्ट होगी। क्या नाम है आपका? और आपके बेटी की मौत हुई है, लड़की की, क्या मामला है? लड़ाई की आपस में रात को, और वो सब माता लड़के का और लड़का दोनों और बहू थी हमारी बेटी। उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण और दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने आज जनपद भ्रमण के दौरान अधिकारियों के साथ बैठक की और विकास कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रभारी मंत्री ने पुलिस अधीक्षक को आगामी त्योहारों में सुरक्षा और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है। इसके अलावा प्रभारी मंत्री ने विकास भवन प्रांगण में दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर और अन्य उपकरण भी वितरित किए। इसके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित हुई। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज जैसे तमाम धार्मिक स्थानों को सुसज्जित किया गया और जिस प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हो, तपस्वी हो, उनके नेतृत्व वाली सरकार में किसी भी साधु संत और सामान्य व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की अभद्रता करने का या सवाल खड़ने का सवाल पैदा नहीं था। लेकिन जिस मुद्दे को आपने उपस्थित किया है, चूंकि प्रयागराज में इस बार माघ मेले में 21 करोड़ श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड उपस्थिति हुई है। सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि किसी भी अप्रिय घटना से हमें श्रद्धालुओं को बचाना है। उस दिशा में यदि पुलिस ने किसी शंकराचार्य जी को आग्रह किया था रास्तों से हटने के लिए, तो वो शासन की आवश्यकता थी। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हमारी सरकार किसी साधु के खिलाफ है। प्रदेश और देश के लोग जानते हैं, इसी समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, इसी समाजवादी पार्टी ने राम के अस्तित्व को नकारा, इसी समाजवादी पार्टी ने जिस संत और शंकराचार्य की बात आप कर रहे हैं उन पे लाठियां चलवाई। जिस मुख्यमंत्री ने शंकराचार्य पे लाठियां चलाई हो, वो योगी सरकार पर सवाल खड़ा करने का अधिकार नहीं रखता। बिहार विधानसभा का बजट सत्र कुश्ती के अखाड़े जैसा लग रहा था। दफादार चौकीदार पर लाठीचार्ज को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। बात तब और बढ़ गई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ विपक्ष की कम संख्या का मजाक उड़ाया, बल्कि राजद शासनकाल की याद दिलाते हुए उन पर तीखा हमला भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि ये कोई तरीका है? बैठिए चुपचाप, आप बहुत कम हैं, बेकार का हो हल्ला मत कीजिए। लोग तो इतना कम है, पहले थे, अब कितना कम हो गए हैं। इस बार कितना हो गया हम लोग का? हम लोग है 2002 है, और आप कितना है, और आपके साथ कितना आदमी है, बाकी दूसरे तरफ भी है। चलिए भाई बहन, अरे अब छोड़िए, बेमतलब का बात मत करिए। कुमार वीरेंद्र जी, कुमार वीरेंद्र बैठिए, सुनिए कुमार जी, बैठिए, मुद्दा खाने प्लीज, और सम्मान दीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री गड़बड़ करते थे तो हो गया कि अब कोई बात नहीं, कभी नहीं होगा। भाई वीरेंद्र जी, लीजिए भाई वीरेंद्र जी, वीरेंद्र, आपकी सरकार ने कभी कोई काम किया है? भाई वीरेंद्र जी, भाई वीरेंद्र, बैठिए बैठिए। अरे आपकी सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया है। जो भी काम हुआ है उसी समय हुआ है। और आप जानते हैं, सुनिए ना, जानने दीजिए, अब आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ रहा है। आप जब रहते थे किसी को जाने का था, शाम के बाद घर से कोई निकलता था, घर से घर में के अंदर रहता था। कुमार सर्विस जी बैठ जाइए। कभी कोई रहे थे?
बिहार विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री की कथित फिसलती जुबान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार यह मुद्दा उठाते रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में कई बार तथ्यों को भूल जाते हैं या फिर बयान को भी बदल देते हैं। सुनिए उनका बयान। जो है ठीक नहीं है। एक कठपुतली मुख्यमंत्री जैसे होते हैं उस हिसाब से भाजपा जो है मुख्यमंत्री का इस्तेमाल करती है हर दिन, और इतने कमजोर कर दिए गए हैं कि आज तक आजीवन में नीतीश जी 9 बार 10 बार शपथ लिए होंगे, लेकिन कभी भी गृह विभाग जो है किसी और दल को। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।